नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी फैसले की गहराई में उतरेंगे जिसने हर नागरिक की प्राइवेसी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये निजता पर बहस कोई नई नहीं है। ये सोच तो 1890 में ही सामने आ गई थी। इससे पता चलता है कि अपनी एक पर्सनल स्पेस, अपनी स्वायत्तता की ये जो खोज है, ये एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। और फिर आया साल 2017 का वो ऐतिहासिक पल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर नागरिक के अधिकारों को और भी मजबूत कर दिया। तो इस फैसले का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नतीजा क्या निकला? वो ये कि निजता यानी कि प्राइवेसी अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जो जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अंदरूनी हिस्सा है। ये फैसला आखिरी है और सभी पर लागू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर निजता शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित कैसे कर दिया? आखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? ये सफर काफी लंबा रहा है। देखिए, 1964 में खड़क सिंह मामले में अदालत ने निजता को एक अलग से मौलिक अधिकार नहीं माना था, लेकिन दशकों बाद पुट्टास्वामी मामले में अदालत ने उस पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और एक नया अध्याय शुरू किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव अभी क्यों हुआ? इसका जवाब छिपा है उस डिजिटल दुनिया में जिसमें आज हम सब जी रहे हैं। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं थी, बल्कि डिजिटल युग की ज़रूरतों का एक सीधा सीधा जवाब था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2016 के अंत तक भारत में 39 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे, और ये संख्या तो तेजी से बढ़ ही रही है। इसी विशाल पैमाने ने अदालत को ये सोचने पर मजबूर किया कि जब हमारी जिंदगी इतनी ऑनलाइन है, तो हमारी निजी जानकारी का क्या होता है? और यहीं से सूचनात्मक निजता यानी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये सिर्फ अकेले रहने का अधिकार नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारी पर्सनल जानकारी, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद, हमारी बातचीत, इन सब पर कंट्रोल किसका है। अदालत ने ये भी माना कि डिजिटल जानकारी की जो प्रकृति है, वही उसे अनोखा और खतरनाक बनाती है। ये नॉन राइवलरस है, मतलब एक ही जानकारी को कई लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनविजिबल है, मतलब इसकी चोरी का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। और ये रिकॉम्बिनेंट है, यानी डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर किसी की एक बड़ी और संवेदनशील तस्वीर बनाई जा सकती है। और ये हमें प्रोफाइलिंग तक ले जाता है, एक ऐसी चीज जिस पर अदालत ने खास ध्यान दिया। ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल करके हमारे व्यवहार, हमारी कमजोरियों और यहाँ तक कि हमारे भविष्य के कामों की भविष्यवाणी करने की एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले हमारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। फिर एल्गोरिदम उस डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न ढूंढते हैं, और आखिर में हमारे बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए एक डिटेल्ड प्रोफाइल बना दी जाती है, जिसका इस्तेमाल हमें प्रभावित करने या यहाँ तक कि कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि अदालत ने इस डिजिटल पहेली को सुलझाया कैसे? उन्होंने संविधान में कोई नया शब्द नहीं जोड़ा, बल्कि जो सिद्धांत पहले से मौजूद थे, उन्हीं के भीतर निजता के अधिकार की जड़ें खोजी। इसके लिए अदालत ने लिविंग ट्री यानी जीवित पेड़ के सिद्धांत को अपनाया। इसका मतलब ये है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित चीज की तरह है, जिसे समय के साथ इंटरनेट जैसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित होना ही चाहिए। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि अदालत के लिए निजता सिर्फ राज रखने के बारे में नहीं थी, ये मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के बारे में थी, यानी अपने जीवन और अपनी पहचान को कंट्रोल करने की क्षमता के बारे में। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि निजता दूसरे अधिकारों की नींव है, एक तरह का स्प्रिंग बोर्ड है। आज़ादी से कैसे बोला जा सकता है या मिला जुला जा सकता है अगर हर वक्त देखे जाने का डर हो? निजता के बिना बाकी आज़ादियां भी खोखली हो जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। किसी भी दूसरे मौलिक अधिकार की तरह इसे समाज की दूसरी जरूरतों के साथ बैलेंस करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि सरकार निजता पर रोक लगा तो सकती है, लेकिन सिर्फ बहुत ही सख्त शर्तों के तहत।
कोई भी पाबंदी कानून के दायरे में होनी चाहिए, उसका एक जायज़ मकसद होना चाहिए और वो ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरी हो उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले का हमारे भविष्य पर क्या मतलब है। इसका असर सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। फैसले में लिखी ये एक लाइन सूचना युग की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखती है। जिसके पास हमारा डेटा है, उसके पास हम पर एक तरह की शक्ति है, और ये शक्ति अच्छे और बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो आखिर में ये फैसला एक संवैधानिक फायरवॉल, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये व्यक्तियों को ताकत देता है और भविष्य के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के लिए एक मजबूत नींव रखता है, ताकि हमारी डिजिटल दुनिया में हमारे गरिमा और स्वतंत्रता दोनों सुरक्षित रहें। तो हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज की दुनिया में हमारा डेटा नया तेल है, तो इसकी रिफाइनरी का मालिक कौन होना चाहिए? व्यक्ति, सरकार या फिर कंपनियां? ये वो सवाल है जो इस फैसले के केंद्र में है और आने वाले कई सालों तक हमारे भविष्य को आकार देगा।